नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और ई लर्निंग विद सौरभ सर में आपका स्वागत करता हूं। 50 क्वेश्चन कर चुके थे, आज 20 क्वेश्चन करते हैं। फिर कल 20 क्वेश्चन करके मौर्य साम्राज्य से 90 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लेंगे। फिर अभी ऑफलाइन क्लास में जो चल रहा है हम लोगों का मौर्योत्तर काल, जिसमें हम लोग कण्व वंश, सातवाहन वंश, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं, कुषाण वंश, उसके बारे में MCQ लेकर के हम लोग आएंगे। उसमें भी 50-60 क्वेश्चन लेकर आएंगे, आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और ये 51 नंबर का प्रश्न है। लिखा है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ऑप्शन ए संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो देखिए, ये जो है संस्कृति, कला, साहित्य का भी विकास हुआ था। सोने के सिक्के का विकास यहाँ देखिए नहीं हुआ था। हालांकि इनके समय में सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था, लेकिन सोने का सिक्का ये लोग नहीं चलाए थे। सोने का सिक्का चलाने की अगर बात आती है तो हिंद यवन शासकों का आता है, जो मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ेंगे। और जब भारत में शुद्ध सोने के सिक्के की बात आती है तो विम कडिफिसेस द्वारा चलाया गया था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। तो आगे हम लोग बात करेंगे तो दूसरा तो नहीं होगा, प्रांतीय विभाजन भी था और हिंदू कुश तक साम्राज्य फैला हुआ था। हिंदू कुश तक साम्राज्य फैलने का तात्पर्य क्या है? ये देखिए, ये पूरा अगर अपना भारत है तो ये भारत, ये पूरा अखंड भारत यहाँ तक है, ठीक है ना। अब ये पूरा भारत है तो हिंदू कुश पर्वत क्या है? ये यहीं पर ये हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पर पामीर का पठार है, फिर इधर एक पर्वत है। समझ में आया ना? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कि 1, 2, 1, 3, 4 सही है, 2 नहीं है। जहाँ पर 2 होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात 1, 3, 4। तो यहाँ पर हम लोग टिक करते हैं, देखिए कौन सा सही ऑप्शन है। 1, 3, 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है कथन और कारक। ये देखिए UPSC 2000, ये IAS के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसा सवाल केवल IAS या PCS के एग्जाम में ही पूछता है, वनडे एग्जाम में नहीं। लेकिन फिर भी करते हैं, समझते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे करें। देखिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कथन है, कैसे जोड़ा था? अब ध्यान सुनिएगा। कारण क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कलिंग किधर था आपको पता ही है। ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कलिंग है, ठीक है ना। इधर समुद्री मार्ग से हम व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा दक्षिण भारत से इधर स्थलीय मार्ग भी है, कोई दिक्कत है नहीं। इसीलिए अशोक ने कलिंग विजय किया, कलिंग को जोड़ लिया था। तो देखिए कैसे पता करें, हमको ये पढ़ने के बाद क्योंकि लगा करके ये कारण पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो समझिए सवाल लग जाएगा आपका। पढ़ते हैं, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। तो मतलब अब देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। कारण बिल्कुल उसका सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल आए तो इस तरीके से करिए, लेकिन ये सवाल तभी कर पाएंगे जब आप डिटेल में पढ़े हुए हैं, और मैंने तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हुआ ही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो है, संगम राज्य का मतलब क्या है? वही यहाँ पर दक्षिण में, यहाँ पर चेल, चोर, पांड्य, ठीक है ना। ये 3 आपको राज्य दिखेंगे। इनके बारे में इनका दूसरा और 13वां शिलालेख बताता है। ये दूसरा और 13वां शिलालेख याद रहे। दूसरा और 13वां शिलालेख यह बताता है कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। अर्थात ये दूसरा शिलालेख श्रीलंका के बारे में भी बताता है, ठीक है ना। श्रीलंका के राजा तिस्य थे और तिस्य के आमंत्रण पर ही महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था। तिस्य ने भी देवानाम प्रियदर्शी का उपाधि धारण किया था अशोक की भांति। तो चलिए ऑप्शन टिक करते हैं हम लोग।
दूसरा और 13वां ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। जैसे ही मेरा जवाब गलत होगा वो रेड हो जाएगा, ग्रीन वाला सही जवाब होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही कथन और कारण वाला सवाल आया है। देखिए, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। देखिए, धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा क्या, अगर सामाजिक समरसता होना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, समाज में एक समानता की भावना होनी चाहिए। ठीक है ना, दया करुणा की भावना होनी चाहिए। देखिए, कथन क्या कह रहा है, कथन की जगह ये कारण है, ये क्या है, कारण है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। देखिए, समता के विचारों का प्रसार किया। अब आप चाहें तो क्यों कि लगा करके बनाइए, देखिए सेट हो रहा है कि नहीं, और बिल्कुल सेट भी हो जाएगा। और आप अशोक के बारे में पढ़ें तो निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, ये तो दोनों सही है, क्लियर है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसी के अनुसार ये देखिए सही सही व्याख्या करता है ना। देखिए ना, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि ए और आर दोनों सही है, क्लियर है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों के लिए सही है। टिक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ, और ज़्यादा क्वेश्चन लेता तो एक्सप्लेन नहीं करता। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, तो पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए, अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी भी मिलता है, लेकिन एक मास्की अभिलेख है जिसमें इसका नाम अशोक पाया गया है। क्लियर है, जहां मुझसे गलती होगी तुरंत रेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है, मतलब कौन सा इसमें से है जो कि अशोक के स्तंभ में गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये तो बिल्कुल सही है। ये अखंड है, बिल्कुल ये एकास्म पत्थर है, टूटा हुआ पत्थर नहीं है। अखंड हमने पहले ही बताया, एकास्म पत्थर मतलब यही एक ही पत्थर है, इस पर उत्कीर्ण हुआ है। ठीक है ना, ये उत्कीर्ण हुआ है। अब देखिए, ये क्या है, स्तंभों का सैप्ट शुंडाकार है, बिल्कुल सही है ये भी। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, नहीं। स्थापत्य संरचना का मतलब हम लोग एकदम बनवाएं, जैसे ताजमहल स्थापत्य संरचना है, लाल किला स्थापत्य संरचना है, लेकिन इनका जो शिलालेख है ये एकास्म पत्थर है। देखिए, बस इसी पर क्या है, पूरा उत्कीर्ण है, तो ये ऑप्शन डी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन टिक करते हैं हम लोग, बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए, यूपीएससी 1997 में आया हुआ प्रश्न है, आईएएस के एग्जाम का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसका उल्लेख भी मिलता है हमको कल्हड़ के राजतरंगिणी में। ठीक है ना, देखिए ये तो पढ़ाया हूँ अच्छे से कि ये पूरा अगर भारत है हमारा, ठीक है, ये पूरा भारत है, ये पूरा भारत है अगर, तो ये देखिए कहाँ से कहाँ तक था, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है ना। यहाँ से अगर यहाँ जा रहे तो ये उत्तरापथ है, ठीक है ना। ये देखिए दक्षिणापथ है, मैसूर तक का एरिया, ठीक है ना। तो देखिए, उत्तरापथ तक्षशिला, मतलब याद रखिएगा ए का 1 हुआ तक्षशिला। सुवर्णगिरी को दक्षिणापथ कहते थे, बी का 2 हुआ। ठीक है, अवंती, अवंती हमने ट्रिक बताया था, अवथिमाई, तो अवंती का महिष्मती और दूसरा उज्जैन था, तो उज्जैन का ही प्राचीन नाम उज्जैनी था, तो यहाँ पर 3 हो गया। प्राची देश या पूर्वी प्रदेश को पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो 1 2 3 4 आपको याद रहेगा, मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर डी है, बिल्कुल सही सही है। तो ऑप्शन पर हम टिक करते हैं, 1 2 3 4। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, आर्य शब्द का प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयोग किया गया है, अतः शूद्रों को भी मौर्य साम्राज्य के दौरान सेना में भर्ती किया जाता था।
अर्थशास्त्र, सही जवाब अर्थशास्त्र है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध, यह निग्रोध कौन था हमने बताया था, इसका भतीजा ही है जो सुसीम का पुत्र है। निग्रोध से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उपगुप्त से ली थी। ठीक है ना, याद रहे कहीं कहीं उपगुप्त का नाम मोगलीपुत्र तिस्य भी दिखाता है, मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। तो सही जवाब उपगुप्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 में 10 सही है, बस 20 क्वेश्चन का उद्देश्य है हम लोगों का। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, तो हमने पढ़ाया है, देखिए पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा मेगास्थनीज के इंडिका में कहा गया है, तो आपको याद रखना है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा गया है, ये एग्रोनोमोई आपको याद रखना है। अब मैं टिक करने जा रहा हूँ, सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था, अगर गलत हुआ तो लाल हो जाएगा। ठीक है ना, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। ये राइट डाउन करिएगा, शायद मैंने ये एग्जाम मतलब ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया है, तुरंत इसको कर लेना। मैं सामान्य रूप से कहता हूँ कि प्रदीप का नाम लेना चाहूँगा और विश्वजीत का, तुम्हारे नोट्स में ये होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो प्रश्न को उड़ा दोगे, गुढ़ पुरुष कहा जाता था, तो सही ऑप्शन गुढ़ पुरुष। ठीक है ना, 2 प्रकार के गुप्तचर भी होते थे, एक संस्था एक संचार। ठीक है ना, देखिए किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। देखिए अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तिस्य ने ही देवानाम प्रियदर्शी का भी उपाधि धारण किया था। इसी के आमंत्रण पर महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका अशोक ने भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो जैन धर्म चंद्रगुप्त ने परिशिष्ट वर्मन में मिलता है ये, और जैन धर्म अपना करके अपने अंतिम काल में संथारा या संलेखना पद्धति द्वारा अपने शरीर का त्याग करता है चंद्रगिरी पर्वत पर, तो परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, तो ये भी मैंने ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आषाढ़ अर्थात जुलाई में, ये राइट डाउन कर लेना। आषाढ़ महीने में अर्थात इंग्लिश के जुलाई महीने में मौर्य साम्राज्य में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष होता था, जैसे हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में है। दक्षिण भारतीय जातियों का मतलब अगर हम कहें तो साम्राज्य के बारे में, या साम्राज्य क्या कहेंगे, छोटे छोटे क्षेत्र थे, वहाँ के राजा होते थे। तो देखिए हमने पढ़ाया है कि दूसरे और 13वें शिलालेख में चेर, चोल, पांडे, ये 3 और श्रीलंका, तो चोल चेर नहीं दिखा, पांडे भी दिख गया, और केरल के बारे में बताया है, ये 3, और श्रीलंका तो दिख नहीं रहा है। तो जहाँ पर 1, 3 और 4 है वही ऑप्शन सही होगा। तो ढूंढते हैं 1, 3, 4, यहाँ तो दिख रहा है 1, 3, नहीं 5, यहाँ पर 4 नहीं, ये 5 है, ये 5 है, 1, 3, 5 दिखना चाहिए। 1, 3, 5 यहाँ दिखा, 1, 3, 5 यहाँ नहीं दिखा, ये नहीं हो सकता, 1 नहीं दिखा, 1 नहीं दिखा, पहला ऑप्शन सही है। अब पहला ऑप्शन सही है मतलब हमें यहाँ पर 4 सतीय पुत्र भी आपको याद रखना है कि ये सतीय पुत्र भी, इसका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, मतलब चोल, पांड, सतीय पुत्र, केरल पुत्र और चेर का भी मिलता है, और इसके अलावा श्रीलंका का भी मिलता है। श्रीलंका का पुराना नाम सिंघल है। ठीक है ना, श्रीलंका। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, निश्चित रूप से शिलालेख है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम टिक लगाकर आगे बढ़ते हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित थी, तो देखिए इनके अधिक से अधिक जो लिपियां थी ब्राह्मी लिपि में थी। और देखिए मैं बता देता हूँ कि अरेमाइक, इनमें ब्राह्मी लिपि भी थी, अरेमाइक लिपि भी थी, खरोष्टी लिपि भी थी। ब्राह्मी लिपि ज़्यादातर में थी। खरोष्टी लिपि में हमने कहा शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है। बृहद शिलालेख में यह खरोष्टी लिपि में है, 2 बता दिए। और अरेमाइक लिपि जो अफ़गानिस्तान में पाया गया है, अफ़गानिस्तान काबुल में, जो कि भारत से बाहर है, यहाँ पर अरेमाइक लिपि है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? देखिए अभी हमने कहा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान का हमने बात किया था, जहाँ पर जो शिलालेख पाए गए हैं उस पर अरमाइक लिपि में था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? अफगानिस्तान। यहाँ पर तक्षशिला एवं लघमान ये दो मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? तक्षशिला, ठीक है ना, देखिए लिखने में थोड़ा सा हो जाएगा, और एक लघमान, ठीक है ना। यहीं पर अरेमाइक लिपि में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अरेमाइक, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हम लोग आज 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन और बचा है, और उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और भविष्य के लिए